नमस्कार, स्वागत है आपका देश के नंबर 1 कंज्यूमर शो पहरेदार में, जहां हम बुलंद करते हैं आपके हक की आवाज। और आज हम आपके सामने लाए हैं कंपनियों की कस्टमर सर्विस की कड़वी सच्चाई, जिसका आप शायद रोज सामना करते होंगे। मुंबई के एक इफ्को टोक्यो कंज्यूमर को कितना लंबा इंतजार करना पड़ा हेल्थ पॉलिसी के क्लेम को हासिल करने के लिए। 6 महीने तक जूझा कंज्यूमर इफ्को टोक्यो से। ठाणे के कंज्यूमर कोर्ट ने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को संवेदनहीनता के लिए लगाई फटकार और पहरेदार के पहल के बाद स्नैपडील जागी, तैयार हुई खराब टीवी के बदले रिफंड देने के लिए। लेकिन सबसे पहले बात हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से जूझते कंज्यूमर की। हम सबकी जरूरत बन गए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। जब इमरजेंसी आती है, अस्पताल में एडमिट होते हैं, तो जो लंबा चौड़ा बिल आता है उसमें हमारी जेब पर भारी बोझ पड़ता है और इसीलिए हम सभी एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर खरीदते हैं। लेकिन जब इंश्योरेंस कंपनी आपको वाजिब हेल्थ क्लेम देने में भी सहयोग ना करें तो क्या करेंगे आप? और यही सवाल खड़ा हुआ मुंबई के सचिन खैरनार के सामने, जिन्हें 6 महीने से जूझना पड़ रहा है इफ्को टोक्यो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के खराब रवैये से। वजह थी कि उनकी अपनी मां के इलाज के खर्चों का रीइंबर्समेंट उन्हें लेना था। पूरा मामला समझते हैं। सचिन मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। सचिन जी नमस्ते। काफी लंबे समय से आप इफ्को टोक्यो के को चेज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपके मामले में कोई सुनवाई नहीं हो रही थी पहरेदार के प्लेटफॉर्म पर आने के पहले। तो पहले तो बताइए मामला क्या था, माता जी को क्या तकलीफ आ गई थी, कितना खर्चा हुआ था आपका? नमस्ते मैडम, मैं सचिन, मैं मुंबई में काम करता हूँ। मैंने 2 साल पहले इफ्को टोक्यो की हेल्थ क्लेम इंडिविजुअल पॉलिसी ली थी 3 लाख की। और 2 साल के बाद मार्च 2016 में मुझे उसकी जरूरत पड़ी, जब मेरी माता जी एडमिट हुई हॉस्पिटल में ड्यू टू मलेरिया की वजह से। तो वो नेटवर्क हॉस्पिटल नहीं होने की वजह से मैंने कैश पे करके मैंने क्लेम रियम्बर्समेंट के लिए सबमिट किया इफ्को टोक्यो को। वो उनको 16 मार्च 2016 को उनके ऑफिस रिसीव हो गया। वो होने के बाद तब से लेके आज तक मैं उनको एक ही मेल डाल रहा हूँ कि क्लेम आपने एक्सेप्ट किया है या रिजेक्ट किया है। और मुझे लगभग 3 महीने तक उनके साइड से कोई रिस्पांस नहीं मिला। और मैं खर्चा था, कितने का आप क्लेम कर रहे थे सचिन, ये भी बताइए। ये 36,000 का था। ओके, 36,000 आपने अप्लाई किया था और पूछ रहे थे क्लेम रिजेक्ट हुआ है, पास हुआ है, जो भी गतिविधि हुई है बताइए तो सही। और इफ्को टोक्यो आपको क्या जवाब दे रहा था? आपसे बात कर रहा था, आपके सवालों का जवाब दे रहा था? नहीं, मेरे कोई भी मेल का रिप्लाई नहीं दिया। कस्टमर केयर मुझे एक ही आंसर देते थे कि इट इज इन प्रोसेस। तो ये आंसर उनको लगभग मैंने 3 महीने तक सुना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। फिर मैंने जून जुलाई में मैंने पूरे होप्स छोड़ दिए, मैंने पूरी आशाएं छोड़ दी। और मैं CNBC आवाज हमेशा देखता हूँ और पहरेदार तभी पहरेदार का मुझे क्लिक हुआ। तो उसी टाइम पे मैंने इमीडिएटली पहरेदार को मेल किया और मुझे रिप्लाई आया। तो यानी मुझे 2 वीक पहले ही मैंने 2 हफ्ते पहले मैंने पहरेदार से कांटेक्ट किया और वहाँ से मुझे पॉजिटिव रिस्पांस आना चालू हो गया। अच्छा, और तब इफ्को टोक्यो से भी आपको रिस्पांस मिलना तब जाकर शुरू हुआ सचिन? हाँ, तब जाके वो लोगों ने मुझे बताया कि किस वजह से वो पेंडिंग में अटका था। और इसके पहले बता नहीं रहे थे, बस बोल रहे थे प्रोसेस में है, लेकिन अटक गया है, किस कमी की वजह से अटक गया, ये कभी इफ्को टोक्यो ने आपको क्लैरिटी नहीं दी? कभी भी नहीं। तो 6 महीने तक मुझे लटका के रखा। अब जब पहरेदार ने मामला उठाया तब आपको इफ्को टोक्यो ने क्या बताया? इफ्को टोक्यो ने मुझसे खाली एक NOC साइन करवाया। उसमें वो NOC हॉस्पिटल से साइन करवाना था और दैट मेरी माताजी फरवरी के लास्ट वीक में और मार्च के पहले वीक में एडमिट थी, ऐसा ही NOC था। और ये आपने जाकर के उस हॉस्पिटल से साइन करवाया जहां आपकी माँ एडमिटेड थी? ओके, लेकिन ये मैंने पेंडिंग पेपर था जो अब आपको कह रही है कंपनी की, जिस वजह से आपको इतना लंबा इंतजार करवाते रहे। मैं ठीक कह नहीं हूँ? यस।
ये एक सिंगल पेपर था और ये पेपर में कोई भी इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है जो इतना 6 महीने तक आप खींच सकते हो। और शायद ये अगर आपको पहले बता देते तो आप पहले ही ये एनओसी साइन करवा के हॉस्पिटल से उन्हें जमा कर देते। हाँ। और आपको पहरेदार की भी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, मैं वही उनको मेल में रिप्लाई किया कि अगर ये पहले आप 3 महीने में मुझे बता दे तो मैं खुद साइन करके आपको बाय पोस्ट करवा देता। चलिए, लेकिन अब ये पैसे आपको मिल चुके हैं, आप अब राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि आपने खुद बोला कि जुलाई तक आपको लगने लगा था ये जो 36,000 रुपए खर्च में है माताजी के इलाज के लिए शायद वो वापस ही नहीं अब मिल पाएंगे। हाँ मैम, वो 36,000 की तो मैंने पूरी आशाएं छोड़ दी थी, बट पहरेदार की वजह से 2 वीक पहले ही मुझे पहरेदार से कांटेक्ट करने के बाद विदिन 2 वीक में ही मुझे पैसे भी आ गए। कल मेरे अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो गए मैडम। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और ये पैसे आपको मिलने ही थे क्योंकि इन पर आपका हक बनता है। आपने इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी अपनी माता जी के लिए कि ऐसे वक्त में आपकी मदद आ सके। खैर, इफ्को टोक्यो से ज्यादा मदद तो पहरेदार ने की है, लेकिन कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। सचिन खैरनार खुश हैं, उनका हक, उनके पैसे मिल गए हैं उन्हें वापस। इफ्को टोक्यो ने यहाँ पर समय जरूर ज्यादा लगाया है, लेकिन मां के इलाज का खर्च तो रीइंबर्स अब कर दिया है। कंपनी ने हमें अपने लिखित जवाब में बताया भी है कि वो शिकायतकर्ता सचिन खैरनार के साथ लगातार संपर्क में थी और उनके बैंक खाते में क्लेम की रकम 36,020 रुपए 3 अक्टूबर को ट्रांसफर कर दिए गए हैं। और यही बात सचिन भी कह रहे थे, लेकिन देर जो लगाई इससे सचिन कहीं ना कहीं उम्मीद छोड़ बैठे थे। और सचिन ही नहीं, ऐसे कई लोग हैं जो उम्मीद छोड़ देते हैं जब इंश्योरेंस कंपनियों से उनको आमना सामना होता है। अब बात करते हैं एक ऐसे केस की जिसमें शायद हम सबके लिए कुछ ना कुछ है। ठाणे कंज्यूमर कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनियों की इसी मनमानी पर रोक लगाने की कोशिश की है। देश के करोड़ों पॉलिसी होल्डर्स को जानना चाहिए कि क्यों हम इस फैसले का जिक्र आज कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि किसी पॉलिसी होल्डर या उसके परिवार वालों के लिए अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी 24 घंटे के भीतर देने की शर्त काफी कठोर है। कोर्ट ने भिवंडी के रहने वाले हफीजुर रहमान की इस शिकायत पर सुनवाई करते हुए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर मेडसेव हेल्थ केयर को उनके संवेदनहीन रवैये के लिए फटकार लगाई है। जुलाई 2010 में हफीज को एकाएक तबियत खराब होने की वजह से अस्पताल में एडमिट किया गया था, जिसके बाद उनके इलाज का खर्च करीब 1.5 लाख रुपए से कुछ ज्यादा आया था। हफीज के पास यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की हेल्थ पॉलिसी थी, जिस वजह से उन्होंने इलाज के खर्च का क्लेम किया, लेकिन कंपनी ने क्लेम ये कहकर ठुकरा दिया, खारिज कर दिया कि पॉलिसी होल्डर के अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी उसे 24 घंटे के अंदर नहीं मिली और वो भी जनवरी 2011 में खारिज कर दिया गया। कंज्यूमर कोर्ट ने शिकायत की सुनवाई के दौरान हफीज की शिकायत को सही पाया। कोर्ट ने अपने फैसले में कंपनी और टीपीए को आदेश दिया कि वो न सिर्फ क्लेम की रकम जारी करे बल्कि उस पर 6% का ब्याज और 10,000 का अतिरिक्त मुआवजा भी दे। तो हफीज जी की यहाँ पर जीत होती है, लेकिन साथ ही में हमारे लिए बहुत कुछ है इसमें सीखने के लिए। और ये समझने के लिए मेरे साथ हैं जाने माने पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट और इंश्योरेंस मामलों के जानकार पंकज मटपाल। पंकज जी, स्वागत है। अब ये जो मैं अब फैसला बता रही थी कितना अहम है और दिखाता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनियां कितनी कठोर होती जा रही हैं। आप मान रहे हैं मेरी इस बात को? जहां तक इस केस में स्पेशली जो कंज्यूमर फोरम ने अपना डिसीजन दिया है, ये बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि एक तो आदमी उस वक्त परेशान है, उसके घर में कोई बीमार है, वो बीमार को देखे या उस टाइम पर पहले क्लेम रजिस्टर करे या वो एजेंट को ढूंढे जो क्लेम रजिस्टर करे। तो ऐसे में ये शायद, क्योंकि एक पॉलिसी की वर्डिंग है कि आपको 24 आवर्स के अंदर आपको क्लेम रजिस्टर करना होता है, लेकिन अगर किसी वजह से पॉलिसी होल्डर या उसके फैमिली मेंबर्स क्लेम रजिस्टर नहीं कर पाए हैं तो इसको एक मुद्दा बनाकर क्लेम को रिजेक्ट कर देना मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके लिए पहली बात तो यह है, इस फैसले का बहुत बहुत स्वागत किया जाना चाहिए कि कोर्ट ने जो डिसीजन लिया ये बहुत ही अच्छा है। इससे न सिर्फ एक व्यक्ति को जिसने हिम्मत दिखाई और कोर्ट तक गए, हालांकि ये पहला केस नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे जहां पर कि लोगों के क्लेम रिजेक्ट हुए होंगे, लेकिन लोगों ने शायद उसको अपनी गलती मान ली होगी कि क्योंकि हमने ये रजिस्टर नहीं किया इसके लिए हमें क्लेम नहीं मिला है। बट यहाँ पर हाफिज जी ने जो ये अच्छी शुरुआत की, उन्होंने कोर्ट में इस केस को लेकर गए और उसका फैसला उनके हक में आया। इससे ये एक तो इंश्योरेंस कंपनी को सबक मिलेगा और साथ ही जो पॉलिसी होल्डर हैं उनको भी इससे काफी ये समझ में आएगा कि उनका हक क्या है
और उनको हक मिलना चाहिए। हम देखते हैं कि क्लेम हासिल करना बहुत मुश्किल हो सकता है। आज के इस शो में 2 चीजें हम देख चुके हैं, 6-6 महीने तक इंतजार करवाया और एक इस थाने वाले केस में कह दिया कि आपने 24 घंटे में हमें इत्तला नहीं किया, इसलिए आपका क्लेम हम रिजेक्ट कर रहे हैं। तो क्लेम रिजेक्शन से बचने के लिए कंज्यूमर के पास क्या हथियार है? शॉर्ट में आपसे रिप्लाई चाहूंगी सर। नहीं, देखिए, या तो पॉलिसी जो वर्डिंग है उसको फॉलो कीजिए आप। वहां पर लिखा हुआ है कि आपको 24 घंटे के अंदर क्लेम रजिस्टर करना है। आपको जो डॉक्यूमेंट है वो 7 डेज या 14 डेज डिपेंडिंग ऑन इंश्योरर आपको कंपनी को जमा करने हैं। आपका डिस्चार्ज कार्ड के ऊपर आपका प्रॉपर डे ऑफ एडमिशन और आपका डिस्चार्ज लिखा होना चाहिए, क्योंकि मिनिमम 24 घंटे आपको एडमिट होना कंपलसरी है। इसके लिए अगर किसी केस में बिल्कुल 24 घंटे का ही टाइम है तो टाइम भी मेंशन होना चाहिए, ताकि प्रूव हो सके कि 24 घंटे पूरे आपने हॉस्टल में बिताए थे। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहां पर आपके वो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हो, हॉस्टल से डिस्चार्ज कार्ड हो और समय पर जमा हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंप्लेंट करने का क्या रास्ता बचता है कंज्यूमर के पास? क्या वो इंश्योरेंस कंपनी को जाके कंप्लेंट करे जो खुद लगी हुई है कि उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाए, या IRDA के पास जाए, या कंज्यूमर कोर्ट के पास जाए? देखिए, पहले तो इंश्योरेंस कंपनी के पास एक ऑप्शन, इंश्योरेंस कंपनी के पास आप क्लेम रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद शिकायत करने के लिए ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर होता है इंश्योरेंस कंपनी में। लेकिन जैसा आपने कहा कि वो तो क्लेम सेटल करना ही नहीं चाहते हैं, तो इस केस में आपके पास IRDA विकल्प है। IRDA की वेबसाइट पर एक IGMS इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम है। वहां पर अगर आप क्लेम रजिस्टर करते हैं तो आपको 10 डेज के अंदर आपका जवाब मिल जाता है। अगर उसके आगे कुछ भी करना होगा, लेकिन टाइम पर आपका क्लेम किस स्टेटस में है, आपका ये क्या उनका जवाब आया है इंश्योरेंस कंपनी पर, वो आपको अपडेट मिलते रहते हैं। तो मेरी पहली सलाह तो ये होगी कि जितनी जल्दी हो सके, कभी भी आपको लगे कि डिले हो रहा है तो टाइम वेस्ट करने की बजाय IGMS पर अपना क्लेम रजिस्टर कर दें, अपनी शिकायत दर्ज करा दें। फिर उसके बाद जो बाकी विकल्प हैं, जैसा आपने बोला ओम्बड्समैन भी है आपके पास में, फिर कंज्यूमर फोरम है, कोर्ट है, लेकिन वो बात की बातें हैं। सबसे पहले IRDA की वेबसाइट पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि जहां पर लोगों ने वहां कंप्लेंट अपनी दर्ज कराई है तो फैसला जल्दी आया है, चाहे वो रिजेक्ट हुआ हो उनका ये क्लेम या उनको मिला हो। एटलीस्ट मालूम तो चलता है। जो पहले सचिन केस में हम बात कर रहे थे कि 6 महीने बीत गए और सिर्फ लापरवाही की वजह से, वो सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी की लापरवाही थी। बेहद जरूरी तो यहाँ पे पंकज जी ये है कि आप कम से कम आवाज उठाइए, रिजाइन मत कीजिए इस फैक्ट को लेकर कि उन्होंने आपके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। आप इसकी पड़ताल कीजिए और अगर आपके हक के होंगे वो पैसे और आप अपना क्लेम सही करेंगे तो आपको जरूर मिलेंगे। शुक्रिया पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी इस खास चर्चा में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए स्नैपडील को एक कंज्यूमर की शिकायत दूर करने में क्यों लग गए 6 महीने से ज्यादा का वक्त। फेस्टिव सीजन में हम फेस्टिवल से भी ज्यादा शॉपिंग को सेलिब्रेट करने लगते हैं और इसीलिए शायद ऑनलाइन सेल का सीजन इतना गर्म होता है। देश के लाखों करोड़ों लोग शॉपिंग वेबसाइट्स पर मिलने वाली भारी भरकम छूट का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि आपको इसके जोखिम से भी आगाह कर देना चाहिए। जोखिम क्षतिग्रस्त सामान मिलने का, नकली सामान भेजे जाने का, या फिर आपने जो ऑर्डर किया उसकी जगह कोई और ही प्रोडक्ट आपको डिलीवर हो सकता है। और ऐसी ही शिकायत हमारे पास पहुंची थी बाड़मेर राजस्थान के सेवाराम चौधरी की। इन्होंने हमें ईमेल करके बताया कि स्नैपडील से इन्होंने LG का एक टीवी ऑर्डर किया था और ये ऑर्डर इन्होंने फरवरी में किया था। 29 फरवरी 2016 को इनके घर ये टीवी डिलीवर होता है, लेकिन टीवी जिस हालत में डिलीवर होता है कि वो ऑन ही नहीं हो पा रहा था। डैमेज टीवी स्नैपडील ने भेजा था सेवाराम चौधरी को और 29 फरवरी से स्नैपडील से बातचीत का सिलसिला सेवाराम जी ने शुरू किया। बार बार उनके फोन और मेल्स करने के बाद स्नैपडील इन्हें हर बार एक 15 दिन की डेडलाइन देती थी, लेकिन वो 15 दिन की डेडलाइन जब खत्म होती थी तो एक नई डेडलाइन फिर से 15 दिन की शुरू हो जाती थी। फरवरी से ये मामला शुरू हुआ और अक्टूबर में जाकर के ये मामला सुलझता है जब पहरेदार ने दखल दिया और पहरेदार की दखल के बाद स्नैपडील तैयार होती है कि इन्हें पैसे वापस दिए जाएं उस खराब टीवी के एवज में। वैसे मैं बता दूं कि स्नैपडील पहले भी तैयार थी, पैसे देने के लिए भी तैयार थी और कह रही थी कि हम आप चाहते तो इसके बदले आपको दूसरा टीवी भी दे सकते हैं, लेकिन
बात ये नहीं थी कि कंपनी तैयार नहीं थी, बात ये थी कि कंपनी तो तैयार थी पर ये कदम ही नहीं उठा पा रही थी कंपनी। और फाइनली ये कदम स्नैपडील तब उठाती है जब पहरेदार का ईमेल पहुंचता है, सेवाराम चौधरी की शिकायत पहरेदार रेज करता है तो स्नैपडील कहती है कि चलिए अब आपको रिफंड दे दिया जाए। और सेवाराम जी से हमारी जो आखिरी बातचीत हुई थी उसमें भी उन्होंने ये बात बताई कि उन्हें पैसे वापस कर दिए स्नैपडील ने। लेकिन एक लंबा इंतजार, फरवरी में खराब टीवी पहुंचता है, अक्टूबर में जाकर सेवाराम चौधरी को ये पैसे मिल रहे हैं। तो इसीलिए जब आप जाते हैं इस तरह के शॉपिंग वेबसाइट्स पर शॉपिंग करने के लिए तो इस तरह के सिचुएशन के लिए भी तैयार रहिएगा और जरा सावधान रहिएगा। लेते हैं एक ब्रेक। यहां पर ब्रेक के बाद एयरटेल ने क्यों सस्पेंड किया एक कंज्यूमर का नंबर, पहरेदार की मदद से दूर हो रही है दिल्ली के जसमीत सिंह की ये शिकायत। टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी की ढेरों शिकायतें पहरेदार को मिलती रहती हैं और ऐसी एक शिकायत हमें मिली दिल्ली के जसमीत सिंह जी की। इनकी मां का मोबाइल नंबर एयरटेल ने सस्पेंड कर दिया। क्यों सस्पेंड किया और क्यों वापस फिर उसको चालू भी कर दिया, यही दास्तान सुनाने के लिए जसमीत मेरे साथ हैं फोन लाइन पर दिल्ली से। नमस्ते जसमीत जी, क्या हुआ था आखिर, क्यों आपकी मदर का ये फोन जो है एयरटेल ने बंद कर दिया था? मैम एक्चुअली मैं अपने गांव गया था नैनीताल, तो वहाँ पे 2-3 दिन हो गए थे, मेरा फोन आउटगोइंग और इनकमिंग बंद हो गई थी और मैसेज आ रहे थे कि आप रिचार्ज वगैरह करवा लो ये। तो फिर मैं जब दिल्ली आया 2-3 दिन बाद, उधर मैंने कस्टमर केयर पे फोन किया तो वो कह रहे कि आपका थोड़े डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम हो रही है, आप डॉक्यूमेंट जमा कर दो आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे मैं एयरटेल के स्टोर गया, उन्होंने कहा अपनी मदर को भेज देना उनकी आईडी एड्रेस प्रूफ के साथ। तो मम्मी गई थी मेरी, उन्होंने एक सिम दे दी उनको, नई सिम दे दी। तो वो नई सिम डाली, फिर मैं उधर फोन करके कस्टमर केयर पे मैं कंफर्म करा था, वो कह रहे आप जो एड्रेस बोल रहे हो वो आपका करेक्ट नहीं हो रहा डॉक्यूमेंट के साथ। तो उसमें फिर मैंने बोला जो तो क्या दोनों एड्रेस में कुछ फर्क भी था क्या जसमीत? नहीं मैम, पुराना एड्रेस भी सेम था मेरा और नया एड्रेस जो नए और वही जो आप प्रूफ लेके जा रहे थे उसमें भी वही एड्रेस था? हाँ मैम वही एड्रेस था। वो फिर भी कह रहे कि नाम सही है एड्रेस गलत है उसमें। और तो कोई सोल्यूशन नहीं दे पा रही थी एयरटेल आपको? नहीं मैम, और कोई नहीं दे पा रहे थे। मैंने 3-4 बार कस्टमर केयर पे भी कॉल किया तो वो कह रहे कि आपका नंबर वहीं से बंद हुआ है, आपको एयरटेल स्टोर जाना पड़ेगा। स्टोर वाले कह रहे कि आपको कस्टमर केयर पे बात करो। फिर मैंने कस्टमर केयर वालों को कहा, उन्होंने कहा आपका तो ये नंबर बंद ही करना पड़ेगा अगर आप एड्रेस सही नहीं बताओगे तो। मैंने कहा सर मम्मी मेरी नई आईडी एड्रेस देके आई है तो वो देख लो, उसकी आईडी से कर लो, या तो आप हाउस विजिट करवा लो, फील्ड वेरिफिकेशन हो जाएगी, एड्रेस कंफर्म हो जाएगा। और ये मेरा नंबर जो है 5 साल पुराना है ये नंबर। तो आप कस्टमर केयर और एयरटेल के इस स्टोर के बीच में फुटबॉल की तरह घूमते रहे, लेकिन पहरेदार के पास जब पहुंचे तो आपको सोल्यूशन मिला है जसमीत जी? यस मैम डेफिनेटली यहाँ पे तो मेरी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गई थी मैम। और अब वही नंबर मिल गया है आपको, वो एड्रेस की जो दिक्कत पहले बता रही थी एयरटेल अब ऐसा कुछ भी नहीं है? बिल्कुल मैं सही कह रही हूँ? यस मैम हाँ जी। चलिए, तो बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जसमीत अब खुश हैं एयरटेल के रेजोल्यूशन के लिए, लेकिन पहले तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि दिक्कत कहाँ आ रही है, क्योंकि दोनों कस्टमर केयर से लेकर एयरटेल स्टोर इन्हें बस घुमा ही रहा था। और पहरेदार के प्लेटफॉर्म में जब जसमीत सिंह पहुंचे तो वही नंबर इनकी माताजी को मिल रहा है जो उन्हें चाहिए था, जो 5 साल से जिसका वो इस्तेमाल कर रही थी। एयरटेल ने भी पहरेदार की तरफ से भेजे जसमीत जी की शिकायत पर कार्रवाई की है और हमें ईमेल करके बताया है कि उनका कस्टमर अब इस समाधान से खुश है, संतुष्ट है। तो एयरटेल ने ये मामला यहीं पर क्लोज कर दिया और हम भी शो को यहीं पर खत्म करते हैं। आज के लिए हमें यहीं इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपकी आवाज बुलंद करने के लिए। आप हमें अपनी शिकायत, सुझाव और राय भेजते रहिए। हमारे ईमेल एड्रेस pehredaar@network18online.com पर, और साथ ही में आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ। आज ये इजाजत दीजिए, नमस्कार।